हाय गाइज, वेलकम बैक टू एफएंडर एकेडमी। दोस्तों, हमने हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स जो है लॉन्च किया था, जिसमें अब तक हम 3 टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पता है सोर्सेज के ऊपर था, जिसको हमने डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्टोरी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टोन एज को और चारकोलिथिक पीरियड को। और थर्ड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिससे हर साल एक क्वेश्चन जो वो आता ही है। और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरीके से जो एग्जाम का ट्रेंड होता है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल के हो या फिर आपके जीएस के हो, चाहे वो प्रीलिम्स के हो, कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता ही है। और हिस्ट्री ऑप्शनल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक मतलब सॉल्व करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक सॉल्व जो सीरीज़ है वो मैं जल्दी लाऊंगा। मतलब अभी तो थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है मेंस या फिर मतलब प्रीलिम्स के बाद प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं। और हम ये देख चुके हैं कि कितने क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, एनशिएंट हिस्ट्री में भी होते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे मेन्स में, मतलब प्रीलिम्स के बाद। तो चलिए अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आज एक बात बता देता हूँ कि अभी ये जो वक्त है ना लेक्चर रिकॉर्ड करने का, ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त पे जो है बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होगी। माइक जो है जितना कवर कर सकता है उतना वो कवर करता ही है, माइक जो होता है। मैंने सेटिंग भी इस तरीके से की है कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो ना आए, लेकिन फिर भी कभी कभी आ ही जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है ना उसको आप एडिट नहीं कर सकते। और एडिटिंग में काफ़ी वक्त जाता है, तो ज़्यादातर एडिटिंग वगैरह मैं प्रीफर करता भी नहीं हूँ। आपने देखा होगा एडिटिंग वगैरह वीडियोज़ में ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब है, हमें कंटेंट से मतलब है। क्वालिटी जो कंटेंट में होनी चाहिए, न कि एडिटिंग वगैरह में। तो ताम झाम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत है कंटेंट की। कंटेंट हमारा बेस्ट होना चाहिए और वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और काफ़ी कमेंट जो आती थी आपकी उसके रिगार्डिंग, जो आपकी क्यूरीज थी, जो कमेंट्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसके जवाब मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिए। वो जो वीडियो होगा आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आपके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स बनाने हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, आप जो पूछते रहते हो सिलेबस कब तक होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने आपको उसमें दे दिए। और अगर आपके और भी कोई जो क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक बात और, देखो जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो ना, तो उसको लाइक के साथ स्टार्ट किया करो और एक आधी कमेंट जो है ना वो कर दिया करो। उससे क्या होता है, वीडियो जो होती है ना इसका रिटेंशन रेट बढ़ता है, और जैसे जैसे रिटेंशन बढ़ता है, कमेंट्स और लाइक्स ज़्यादा होते हैं, तो यूट्यूब जो है आगे वीडियोस रिकमेंड करता है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वीडियोस होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट को जो वीडियोस के बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आप अब बेनिफिट्स ले रहे हो, तो वैसे आपके दोस्तों को, आपके कलीग्स को भी इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियोस को लाइक करो, वीडियोस पे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करो। इससे क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियोस यूट्यूब रिकमेंड करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बेनिफिट मिलने चाहिए, क्योंकि फ्री कोर्स है और इसके अराउंड 60,000 जो आपको दिल्ली में देने पड़ते हैं, और यहाँ पे हम फ्री में डिस्कस कर रहे हैं और उतना ही बढ़िया तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। इवन मैं तो कहूँगा, मैंने कई कोचिंग क्लासेज जो ज्वाइन की थी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, वहाँ पे भी इतना कंटेंट जो दिया नहीं जाता था। वहाँ पे बस वो हिस्टोग्राफी पढ़ाते थे, मतलब शॉर्ट में, और बस नोट्स दे देते थे, बस फर्रे के फर्रे पढ़ते रहो। तो यही ऑप्शनल के क्लासेस में होता था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ या फिर कंटेंट नहीं, कंटेंट सबसे बेस्ट है। मैं शायद ही मेरे पढ़ाने में थोड़ी बहुत तकलीफ, मतलब कमियाँ हो सकती है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो उतना मतलब वक्त लगेगा एडप्ट होने में इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, क्योंकि ज़्यादा मैं टेक से भी नहीं हूँ। मैं बुकिश थोड़ा ज़्यादा व्यक्ति हूँ और ऑफलाइन पढ़ाना मुझे पसंद है। तो लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट जो है हमारा टॉप क्लास ही रहेगा हमेशा। और जो डेली लेक्चर है वो हमारे आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। जब मैं लाइव लेक्चर या फिर जब बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, बोर्ड पे पढ़ाना मुझे ज़्यादा पसंद है अदर दैन स्लाइड्स थ्रू, तो तब ज़्यादा जो इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी जो हमारे लेक्चर्स में होंगी, और लेक्चर तब डेली आएंगे जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, और आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। इससे बेहतर तरीके से मैं आपको तब समझाऊँगा, जितना बेहतर अभी मैं आपको नहीं समझा पाता। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो अदर डिस्कशन था, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है करना। तो अभी जो हमारा टॉपिक है मेगालिथिक कल्चर, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। सिलेबस जो है हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इसका, और फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस। अभी ये जो टॉपिक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि ये टॉपिक हमारा मेगालिथिक कल्चर का नहीं है। ये टॉपिक जो है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का है, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया था क्योंकि सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है। और हमारा जो आज से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा मेगालिथिक कल्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने मेगालिथिक कल्चर का एक इंट्रोडक्शन ले लिया था,
तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, किस तरह क्राफ्ट पॉटरी। तो ये हमारा आज से स्टार्ट होगा सेटलमेंट पैटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस सिलेबस का, मतलब मेगालिथिक कल्चर वाले टॉपिक का, वो है आयरन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। और आयरन इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन हिस्ट्री में या फिर पूरी दुनिया में, क्योंकि पता है आयरन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। एग्रीकल्चर जो एडवांस हुआ बाद में वो आयरन की वजह से ही हुआ। और जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक रीज़न ये भी था कि उनको आयरन पता ही नहीं था। ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कि आयरन उनको पता नहीं था, तो उन्होंने जो एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी जो थी ना वो अपग्रेड नहीं की, इसलिए वो फिर पीछे रह गए। और आयरन का इस्तेमाल होने के बाद क्या क्या हुआ, ये हम जब आयरन इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, वो आयरन इंडस्ट्री के ऊपर ही होगा। तो अभी तो हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर और पास्टोरलिज्म को डिस्कस करेंगे और एक्सटेंट ओरिजिन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका मतलब किस तरीके से हम लेक्चर्स लेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब हंटिंग, फिशिंग, इंडस्ट्रीज, ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, ओरिजिन डेट एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये नेक्स्ट लेक्चर हंटिंग के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, ट्रेड एंड एक्सचेंज के ऊपर, टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स के ऊपर, सोसाइटी। यहाँ से आप ये जो टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में मतलब मैं ले सकता था इसी लेक्चर में, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे इस पर क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स को सबसे पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन ये फैक्चुअल चीज़ है, इसमें हमें ज़्यादा मतलब उलझना नहीं है। हम देखेंगे, ऐसा नहीं मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे, मतलब इन 3 टॉपिक्स को होने के बाद। क्योंकि सबसे पहले सबसिस्टेंस पैटर्न जो है ज़रूरी है जानना। सबसिस्टेंस पैटर्न क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेगालिथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस तो करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ डिस्कस करना है, सब कुछ हमें कवर करना है। फिर सोसाइटी और सेटलमेंट पैटर्न, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलीजियस बिलीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीगेसी भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मेगालिथिक कल्चर जो है वो आगे कंटिन्यू रहा है, और आपको आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस तरीके से मेगालिथिक कल्चर के कुछ फुटप्रिंट जो है देखने को मिलते हैं। फिर लिमिटेशंस क्या थे इस कल्चर की, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आयरन इंडस्ट्री को या फिर स्टार्ट ऑफ आयरन एज। तो ये सब हमें डिस्कस करना है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मतलब ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मटेरियल शायद ही आपको अवेलेबल मिले कहीं पे। प्रीवियस क्वेश्चन जो है देखिए, डिस्कस द एक्सटेंट एंड, मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी आज एक बार देख लेते हैं कि एक्सटेंट सेटलमेंट पैटर्न सबसिस्टेंस इकोनॉमी जो है यहाँ पे क्वेश्चन है 2012 में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। आज के लेक्चर देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन की आइडिया आ जाएगी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। 2014 का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट वे द मेगालिथिक कल्चर बी कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल फेज इन द हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आगे, मतलब इसका आंसर बताऊंगा आपको किस तरीके से होना चाहिए। और 2021 का जो क्वेश्चन है देखिए, मैं उपिंदर सिंह का इंपॉर्टेंस आपको बता ही नहीं सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है उपिंदर सिंह की, मतलब आई कैनॉट एम्फसाइज मोर देन दिस। उपिंदर सिंह इतना इंपॉर्टेंट है ना कि सीधे सीधे ऐसा स्टेटमेंट होता है। अभी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट उपिंदर सिंह से लिया गया है, पेज नंबर 244। और एक और मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि डिक्लाइन के ऊपर जो टॉपिक आया था, डिक्लाइन के ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के ऊपर, वहाँ पे भी 180 पेज नंबर से क्वेश्चन आया, अराउंड 180 या 188 पेज नंबर था, वहाँ से एक क्वेश्चन सीधा आया था। तो उपिंदर सिंह इतना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है, आपके पास अगर वक्त नहीं है तो आप मत पढ़ो। आपके पास वक्त है तो यू डू नॉट रीड टू रीड। क्यों? क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ, मैं 2-3 सोर्सेज को पढ़ के ना कंटेंट बना रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में आपको। लेकिन फिर भी जिन लोगों के पास वक्त है, जो 2023 2024 के लिए अटेम्प्ट मतलब प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल उपिंदर सिंह को पढ़े इन वीडियोस के साथ। लेकिन पहले वीडियोस को देखना, क्योंकि उपिंदर सिंह इतनी मतलब हलवा बुक नहीं है कि आपको समझ में आ जाएंगे। एक तो बल्कि है, दूसरा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, तीसरा इरिलेवेंट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है। और उपिंदर सिंह से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक लेक्चर लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको उपिंदर सिंह के जो पेजेस है, मतलब उसमें से कौन से पेजेस को पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को छोड़ना है। अगर इसके ऊपर आपको लेक्चर चाहिए तो मैं एक लेक्चर जो है इसके ऊपर लेके आऊँगा उपिंदर सिंह के ऊपर। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से। आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, वीडियोस को देखो, और हो सके वक्त है तो उपिंदर सिंह को पढ़ो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, उपिंदर सिंह में कवर कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बहुत हो गया। आज हमने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चीज़ें डिस्कस की, आज से पहले हमने कभी इतना कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आज कर लिया। ज़रूरत होती है, कभी कभी करनी पड़ती है। मेगालिथिक कल्चर जो स्टार्ट होता है 1100 BC के आसपास और 500 BC तक चला, और 500 BC के बाद आपका संगम एज स्टार्ट होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। संगम एज में फिर यहाँ के लोग जो है वो मर्ज हो गए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेगालिथिक क्या होता है। मेगालिथ जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है। मेगा मतलब कि बड़े बड़े, मतलब लार्ज, ग्रेट, और लिथोस मतलब स्टोन। तो मेगालिथ क्या है, तो बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट बनाए जाते थे पत्थरों से, उन्हें हम मेगालिथ कहते हैं। और जिस एरिया में, जिस रीजन में इस कल्चर को फॉलो करते थे, उस रीजन को या फिर उस उस रीजन के कल्चर को मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। और ये जो मतलब मेगालिथ जो है वो किस पर्पज़ से बनाए जाते थे, क्या था इनका पर्पज़, तो पर्पज़ तो बस 2 ही थे। एक तो सिफल पर्पज़, मतलब कि रिलेट टू ग्रेव या फिर टोब,
और डेड बॉडीज को ब्यूरी करने के लिए, और दूसरा था रिचुअलिस्टिक पर्पस। बस दो ही पर्पस है, हीरो स्टोन के तौर पे उन्हें यूज़ नहीं किया जाता था। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मेगालिथ जो खड़े किए जाते थे, बड़े बड़े मेगालिथिक कल्चर्स, मतलब मेगालिथिक कल्चर में जो बड़े बड़े मेगालिथ्स मतलब मॉन्यूमेंट जो बनाए जाते थे ना, क्या वो हीरो स्टोन या फिर मेमोरियल स्टोन थे? तो नहीं। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या वो हीरो स्टोन थे? नहीं थे, वो बस उनका एक पर्पस था, एक तो था ग्रेव रिलेटेड, या फिर काफ़ी मुश्किल वर्ड है सिफल कर्ल, ओके, और रिचुअलिस्टिक पर्पस था, लेकिन हीरो स्टोन पर्पस नहीं था, ओके, मेमोरियल स्टोन वो नहीं थे। तो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उनका रीजन क्या था, एक्सप्लेन क्या था, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो ये थे आप मेगालिथिक कल्चर के कुछ फोटोज जो देख सकते हो। ये मेगालिथिक कल्चर इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर को यूज़ करते थे। ये है टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट के टाइप। तो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सबसिस्टेंस पैटर्न होगा, इकोनॉमी वगैरह, उसके बाद फिर ये फालतू टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आए, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स के ऊपर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मेनहिर क्या होता है। जैसे कि सिंगल अगर एक स्टोन है इरेक्टेड तो वो मेगालिथ है, मतलब मेनहिर है। टॉपिकल क्या है, तो इसके ऊपर एक ऐसा टोपी है और नीचे एक स्ट्रक्चर, तो इसे टोपिकल कहेंगे। डोलेमिनाइट क्या होता है, स्टोन अलाइनमेंट क्या है, तो ये डोलेमिनाइट है, ठीक है। जिस तरीके से ये बोल सकते हैं आप डोलेमिनाइट वगैरह, ये पोर्ट होल सिस्टम। तो ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें। वही तो पर्पज़ है ना कोर्स का, छोड़ना कुछ भी नहीं है, फ्री में सब कुछ देना है, कंटेंट देना है, क्वालिटी देनी है और सब कुछ देना है, ठीक है। तो डेट एंड ओरिजिन बस आपको शेयर करना है, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डेट एंड ओरिजिन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ओरिजिन है ना मेगालिथिक कल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये वैरी करता है फ्रॉम दैट ऑफ द ग्लोबल ओरिजिन एंड स्प्रेड। मतलब दुनिया पे वर्ल्ड लेवल पे जो मेगालिथिक कल्चर की जो स्टार्ट हुई थी ना और जो स्प्रेड हुआ था, उससे जो इंडियन मेगालिथ है वो डिफरेंट है। क्योंकि एक तो ओरिजिन लेट हुआ है इंडिया में, दुनिया में ओरिजिन पहले काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ था। अराउंड न्यूलिथिक फेज में वर्ल्ड लेवल पे मेगालिथिक कल्चर जो आपको इमर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में काफ़ी लेट हुआ। और एक तो स्प्रेड जो है वो भी आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को। स्प्रेड मतलब जो उसका स्प्रेड मतलब समझ गए ना आप क्या होता है एट वर्ल्ड लेवल। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखो तो स्टार्ट ऑफ मेगालिथिक कल्चर जो है इज बिलीव्ड टू हैव बीन ओरिजिनेटेड अराउंड मेडिटेरियन सी। मतलब मेडिटेरियन जो ओरिजिन है ना, मेडिटेरियन जो रीजन है ना, मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन में आपको सबसे पहले मेगालिथिक कल्चर जो इमर्ज होते हुए देखने को मिलेगा न्यूलिथिक पीरियड में, ओके। काफ़ी जल्दी हो रहा है क्या आज, ठीक है। तो मेडिटेरियन रीजन में आपको मेगालिथिक कल्चर जो इमर्ज होते हुए देखने को मिलेगा, ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिलेगा अर्ली न्यूलिथिक पीरियड में। मतलब इंडिया में हो रहा है अराउंड 1100 BC के आसपास, और न्यूलिथिक फेज स्टार्ट होता है अराउंड 10,000 BC के आसपास। मतलब लगभग 8 से 9 हज़ार साल का डिफरेंस है यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया में मेगालिथिक कल्चर के ओरिजिन में। और ये जो कल्चर है ना मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिन होता है, लेकिन उसके बाद यूरोप और बाकी जो रीजन्स है वहाँ पे स्प्रेड होता है थ्रू ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये सब मतलब सारे फसद के जो ट्रेडर्स होते हैं, ये जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे अपना कल्चर, अपने कस्टम्स लेके जाते हैं और फिर पूरी दुनिया में जो है वो कल्चर को स्प्रेड करते हैं। तो ट्रेडर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ट्रेडिंग का ये एक इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है, कभी भी अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में या फिर कहीं भी। तो हुआ क्या, ये जो ट्रेडर्स थे ना, ये मेडिटेरियन रीजन से इन सर्च ऑफ मेटल्स के सर्च में गए अटलांटिक कोस्ट से लेके वेस्ट यूरोप तक। तो वेस्ट यूरोप में इस कल्चर को इन्होंने फैला दिया। फिर एजियन सी आपको पता होगा मेडिटेरियन के आसपास ही है, तो सदर्न यूरोप में ग्रीस के थ्रू फिर इन्होंने फैला दिया। और यहाँ से भी ग्रीस से ये फिर आपका देखने को मिलेगा, आपको ग्रीस वगैरह से फिर ये वेस्ट एशिया में गया। वेस्ट एशिया मतलब मिडिल ईस्ट वगैरह, मतलब इराक वगैरह, ईरान, इराक में, और फिर वहाँ से इंडिया में आया, ऐसा माना जाता है। मतलब अरेबियन पेनिनसुला और यहाँ से। अगर वर्ल्ड मैप आपको पता है, अगर वर्ल्ड मैप आप जानते हो, तो थोड़ा आप इमेजिन करो कि सबसे पहले तो मेडिटेरियन सी सपोज ये है, तो यहाँ से फिर ये गया आपका यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में इधर, यहाँ से फिर ये ग्रीस की तरफ गया। फिर ग्रीस अगर यहाँ पे है तो यहाँ से फिर आपका वेस्ट एशिया वगैरह स्टार्ट होता है। यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है, तो अरेबियन पेनिनसुला वेस्ट एशिया में ये गया। फिर यहाँ से तो आपका यहाँ पे इंडिया है, तो फिर यहाँ से और बाय लैंड रूट पर्शिया से और बाय सी रूट आपका ओमन वगैरह से, तो यहाँ से ये इंडिया में आया ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से स्प्रेड जो है कल्चर दुनिया में हुआ है, और ओरिजिन जो मेडिटेरियन रीजन में आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये कल्चर जो है ना वो ट्रेडर्स के साथ आया है फ्रॉम वेस्ट एशिया टू साउथ इंडिया बाय सी रूट, ओके। तो लेकिन ये जो कल्चर है ना, और कुछ मेगालिथ जो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में भी कुछ मेगालिथ्स है, तो जो लैंड रूट है ना पर्शिया से, वहाँ से आया ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो कल्चर है ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं। कौन सा कल्चर, जो आपका वेस्ट एशिया से आया था,
ये 1500 BC के आसपास ही खत्म हो गया और यहाँ से आपको ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। मतलब जो कल्चर माइग्रेशन से आया था ना, मेगालिथिक कल्चर, वहाँ पे ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इंडियन मेगालिथ से, वहाँ पे आपको कोई भी ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वहाँ पे आयरन एज स्टार्ट होता है, क्योंकि इंडियन मेगालिथिक कल्चर मतलब क्या, तो आयरन एज। आयरन एज का ही दूसरा नाम है इंडियन मेगालिथिक कल्चर। जब आयरन एज साउथ इंडियन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूज करना, वही गड़बड़ होगी, मेगालिथिक कल्चर के जो लोग थे ना, उन्होंने आयरन एज का इस्तेमाल जो है साउथ इंडिया में स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मेगालिथिक कल्चर वाले जो लोग थे, उन्होंने आयरन का इतना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया और एग्रीकल्चर को इतना डेवलप किया, एडवांस किया, कि फिर काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी वगैरह देखने को मिलेंगी। और फिर जो पांड्या वगैरह जो रूलर्स वगैरह थे, वो ज़्यादा प्रॉस्परस क्यों थे, इसका रीज़न यही था। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा आपको कि जो इंडिया में जो माइग्रेशन से जो कल्चर आया था वो 1500 BC में खत्म हो गया। लेकिन जो इंडियन मेगालिथ है ना, इंडियन मेगालिथिक कल्चर, वो आयरन एज से बिलोंग करता है, जो कि 11,000 मतलब 1100 BC के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और जो 500 BC तक, 500 C नहीं, यहाँ पे 500 BC होना चाहिए, सॉरी, 500 BC तक चला है। ठीक है, तो 500 BC तक ये चला है। और जो कल्चर है ना, बाद में फिर संगम एज के साथ मर्ज हो चुका है आफ्टर 500 BC। ओके, तो ये आपको डेट एंड ओरिजिन मतलब इतना क्लियर हो गया। डेट एंड ओरिजिन के ऊपर किस तरीके से आपका मतलब जो है क्लैरिफिकेशन अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो आप दे सकते हो कि डेट एंड ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले तो इंडिया में मेगालिथिक कल्चर जो वेस्ट एशिया से आता है, लेकिन ये 1500 BC तक खत्म हो गया। लेकिन जो इंडियन मेगालिथ था ना, वो आपका आयरन एज है, और ये जो है 1100 BC के आसपास स्टार्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ फिर साउथ इंडिया में। ये साउथ इंडिया में था, ठीक है, बाकी रीजन में नहीं था। और जो ये जो है ना, बाकी रीजन में आपको जो मेगालिथ्स मिलते हैं, ये फिर अर्ली टाइम के, मतलब जो आपका जो माइग्रेशन से जो आया था ना, वो है ये। जो नॉर्थ इंडिया में भी मेगालिथ्स मिलते हैं, वो आपके माइग्रेशन से जब आया था मेगालिथिक कल्चर हमारे इंडिया में, थ्रू सी रूट एंड थ्रू लैंड रूट, वहाँ से वो आए थे। वो मेगालिथ्स आपको मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया का जो मेगालिथिक कल्चर है, वो इंडिजिनस है, वो डेवलप्ड है वहाँ के लोगों से। हो सकता है उन्होंने आइडिया जो कॉपी की, लेकिन उनका अपना अलग कल्चर था, क्योंकि वो आयरन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है करते थे। तो ये हमने डिस्कस किया ओरिजिन के बारे में। तो अभी हमें देखना है एक्सटेंट, मतलब कि जोग्राफिकल एरिया क्या था मेगालिथिक कल्चर का। तो जो मेगालिथिक कल्चर था ना आपका, ये मेनली आपको गोदावरी रिवर के साउथ में देखने को मिलेगा, पेनिनसुला में। मतलब जो पेनिनसुला पार्ट है इंडिया का, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, जोग्राफी अगर आपने पढ़ी आपको पता है कि तीन तरफ से अगर मतलब वाटर है, वाटर बॉडीज है, और यहाँ पे इतना बड़ा अगर लैंड मास है, तो इसे पेनिनसुला कहा जाता है। तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे आपको मेगालिथिक कल्चर देखने को मिलेगा साउथ ऑफ गोदावरी रिवर। लेकिन कुछ ऐसी साइट्स है जो आपको नॉर्थ रीजन में भी देखने को मिलेंगी, नॉर्थ इंडियन रीजन में, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये माइग्रेशन वाले जो लोग थे ना, उन्होंने कुछ आपको मेगालिथ बिल्ड वगैरह किए हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कहाँ पे आपको मेगालिथ मिले, तो सरायकला एक साइट है बिहार में, यहाँ पे आपको कुछ मेगालिथ देखने को मिलेंगे। लेकिन ये साउथ इंडिया के मेगालिथ से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे बताया भी है कि बट इट इज डिफिकल्ट टू से दैट देयर वाज एनी कनेक्शन बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ इंडियन कल्चर। तो देवधरा और खेरा साइट है यूपी की, और देगोसा एक महाराष्ट्र की साइट है, मतलब सॉरी राजस्थान की साइड है। और नागपुर जो साइड है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जो वाइज मतलब जो एक विंटर कैपिटल है नागपुर, विंटर या समर कैपिटल है। तो यहाँ पे भी आपको मेगालिथिक कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन ईस्ट मेगालिथिक कल्चर का और साउथ इंडियन मेगालिथिक कल्चर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो। क्योंकि जो इंडियन जो मेगालिथिक कल्चर था ना, वो गोदावरी रिवर के साउथ में था। और गोदावरी रिवर जो महाराष्ट्र को दो भागों में डिवाइड करते हुए निकलती है, और नागपुर जो है गोदावरी के नॉर्थ में आता है। लेकिन ये जो कल्चर था गोदावरी के साउथ में था, ठीक है। तो इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, नॉर्थ इंडियन मेगालिथिक कल्चर और साउथ इंडियन मेगालिथिक कल्चर। क्योंकि ये मोस्टली जो डेवलप हुआ था ना, वो होता सदर्न स्टेट में, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और आपका आज का तेलंगाना, और कुछ महाराष्ट्र का पार्ट, मतलब सदर्न पार्ट, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। और जो साइड्स है, फिगर मतलब अभी फिगर कहाँ पे है, आप जो फिगर आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, ये है आपका, ये गोदावरी रिवर है, और यहाँ से देख सकते हो साउथ में है पूरा कल्चर जो डेवलप हुआ है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने साइट्स वगैरह को डिस्कस किया था। ये साइट से आप देख सकते हो आराम से। और आपको क्या करना है, इन जो साइट्स है वीरापुरम साइट, नागार्जुन, इनको आज के प्रेजेंट डे कहाँ पे है इसको आपको लोकेट करना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मैपिंग में आपकी आसानी हो जाएगी। साइट्स आपको प्रेजेंट डे में देखनी है एक इस डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उस हिसाब से आपको मैपिंग वगैरह में ये हेल्पफुल होगी। साइट्स आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस पॉइंट मतलब ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन हमें आता है। ये कुछ साइट्स है आप देख सकते हो, नागार्जुन, मस्की, हीरे बनमल, ठीक है। ये मैंने सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के जो नोट्स होते हैं ना, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से ली है, और क्रेडिट भी दे दिया ताकि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ना आए। अगर मतलब वो डालते भी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सबसिस्टम पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसिस्टम पैटर्न, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। अभी सबसे पहला सवाल तो मैं 2-3 लेक्चर से मतलब 2-3 टॉपिक हमने डिस्कस किए, और सबसिस्टम पैटर्न
जो है उस वो वर्ड काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन भी आता है सबसिस्टम पैटर्न में, कीवर्ड है। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको मैं बता देता हूँ। 3 लेक्चर मतलब 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए, अराउंड 25 लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन सबसिस्टम पैटर्न क्या होता है ये मैंने आपको बताया नहीं और आपने भी पूछा नहीं, तो हो सकता है आपको पता हो सबसिस्टम पैटर्न क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पूछते नहीं है। पूछना चाहिए, जो आपको पता नहीं हो बिंदास आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, बिंदास। तो सबसिस्टम पैटर्न क्या होता है, ये जो फ्रेज है सबसिस्टम पैटर्न, इसमें क्या आता है कि इसमें जो इस तरीके से लोग रहते हैं, जो वेज एंड मीन्स होते हैं उनके लोगों के, किसी भी कल्चर के किसी भी रीजन के, जिससे वो अपनी लाइफ जो है अपना गुजर बसर वगैरह कैरी करते हैं, उसको सबसिस्टम पैटर्न कहते हैं। तो ये जो सबसिस्टम पैटर्न है इस फ्रेज में क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हर्डिंग, पास्चुरलिज्म और थोड़ा बहुत आप ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन एक्टिविटीज मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एलिमेंट्स है, फीचर्स सबसिस्टम पैटर्न। ओके, सो इट इंक्लूड द प्रोफेशन दे फॉलो एंड द आइटम दे ईट्स। ये सबसिस्टम पैटर्न हो, आपको अभी समझ में आ चुका होगा सबसिस्टम पैटर्न होता क्या है। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें पढ़ना है मेगालिथिक कल्चर के बारे में कि किस तरीके से उनका सबसिस्टम पैटर्न था। ठीक है, तो एक्सकवेशन में पता चल रहा है कि एग्रोकल्चरल एग्रो पास्चुरल बेसिस उनके मेगालिथिक कल्चर का सबसे मतलब मेगालिथिक जो कल्चर था ना ये एग्रीकल्चर और पास्चुरलिज्म के ऊपर बेस्ड था। और वैसे भी इंडिया जो है वो सालों से एक कृषि प्रधान देश है, तो हो मतलब ये जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर जो है मेन स्टे रहा होगा किसी भी कल्चर का। तो मेगालिथिक कल्चर भी आपको यही देखने को मिलेगा, मेगालिथिक कल्चर जो था वो मेनली डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर के ऊपर और पास्चुरलिज्म के ऊपर, क्योंकि अभी भी वहाँ पे मतलब पास्चुरलिज्म जो आज भी चलता है तब भी चलता था, हर्डिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी। बिसाइड्स डेवलपमेंट ऑफ आयरन इंडस्ट्री वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू एंड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सब्सिक्वेंट कल्चरल डेवलपमेंट इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आयरन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना, आयरन इंडस्ट्री वगैरह आना, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है वो ब्रेक थ्रू रहा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। वो किस तरीके से रहा है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी एग्रीकल्चर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो था ना दैट वाज द मेन बेस ऑफ देयर इकोनॉमी, बिल्कुल। As we know that the megalithic culture was developed in southern Indian peninsula, which is blessed with the plenty of rivers and lakes like गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एंड मेनी अदर स्मॉल एंड लार्ज ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मेगालिथिक कल्चर था वो साउथ इंडिया में था, गोदावरी के साउथ में। और अगर आप साउथ इंडिया को देखो, वहाँ की अगर आप जोग्राफी को देखो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है रिवर्स देखने को मिलेंगी। और ये फिर जाहिर सी बात है कि मेगालिथिक कल्चर जो है इस एरिया में, उस एरिया में डेवलप हुआ है जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा प्लेंटी ऑफ नेचुरल मतलब रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, रिवर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि मेगालिथिक कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इनरिच होगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होगा ऐसे एरियाज में जहाँ पे रिवर्स है, पानी की कोई कमी नहीं है, प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो मेगालिथिक कल्चर डेवलप होना ही था। सो द राइज एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर वॉज ऑब्वियस, बिल्कुल ऑब्वियस था, विच वॉज ऑल्सो इनहांस बाय द कमिंग ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। और आयरन टेक्नोलॉजी ने सोने पे सुहागा कर दिया। एक तो था मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल थे, रिवर्स थे, वाटर मतलब वाटर वगैरह था, रिवर थे, आपके फॉरेस्ट वगैरह थे और बाकी भी नेचुरल रिसोर्सेज थे। और अगर आयरन टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, फिर मेगालिथिक कल्चर डेवलप हो गया। ओके, सो हिस्ट्री टेल्स अस दैट मेगालिथिक पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल। बिल्कुल हमें पता है, एक्सकवेशन में पता चला कि जो मेगालिथिक जो पीपल थे, मेगालिथिक जो लोग थे, वो रिस्पॉन्सिबल रहे एडवांस जो मेथड्स थे एग्रीकल्चर के ऑन लार्ज स्केल। यही एक रीज़न है कि मेगालिथिक कल्चर जो है इतना ज़्यादा मतलब डेवलप हुआ। और बाद में जो सब्सिक्वेंट जो लेक्चर मतलब कल्चर्स थे, लेक्चर बोला कल्चर जो थे, उनको एक तरीके से फाउंडेशन का काम करता है। और इसलिए आपका क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया था ना आपका, देख ले क्वेश्चन, देख लेते हम एक बार। ये क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वे द मेगालिथिक कल्चर भी कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल फेज इन द हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। क्यों था? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि फिर बाद में जितनी भी कल्चर्स जो डेवलप हुए उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है वो काम करती है। ठीक है, फिर टैंक इरीगेशन जैसी चीज़ें मतलब इरीगेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। ओके, आयरन इंडस्ट्री का उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया वो भी दिखा था कि किस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया में एक मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आयरन इंडस्ट्री का फिर आयरन का यूज़ जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इरीगेशन टेक्निक उन्होंने खोजी थी जो कि टैंक इरीगेशन वाली, और आज भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है साउथ इंडियन स्टेट में। तो स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि जो टैंक्स थे वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे, जिसमें दो सबसे मेन है, एक तो हाउस होल्ड के लिए वाटर सप्लाई और दूसरा क्रॉप्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरियंस होते हैं जो मतलब ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो उनका कहना है कि नहीं, टैंक वगैरह इरीगेशन वाला जो सिस्टम है मेगालिथिक पीपल का नहीं है, उसके बाद में आया, उससे पहले आया। उन्होंने बताया नहीं कब का है किन का है, लेकिन उन्होंने बस ऑब्जेक्शन मतलब कुछ ना कुछ मतलब काड़ा करने होता है तो वो करते रहते हैं। लेकिन टैंक इरीगेशन जो है, टैंक इरीगेशन ये मेगालिथिक कल्चर के लोगों का ही ऐसा ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है, ज़्यादातर स्कॉलर्स का है। लेकिन कुछ कुछ बोलते हैं कि नहीं, इनका नहीं है।
मेगालिथिक जो पीपल थे ना वो हाईली इंटेलिजेंट थे और प्रैग्मेटिक थे। अभी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने जो अरेबल लैंड्स थे ना, अरेबल लैंड्स मतलब जहाँ पे आप खेती कर सकते हो, और जो प्लेन्स थे, एलुअल प्लेन्स वगैरह, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर किया, सिर्फ खेती की। वहाँ पे वो रहने नहीं गए, उन्होंने इंक्रूजमेंट नहीं किया वहाँ पे। और वो रहते कहाँ पे थे, उन्होंने बड़े बड़े मतलब मेगालिथिक कल्चर को हम जानते क्यों, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को जो है यूज़ किया है फॉर मतलब अदर पर्पज़ के लिए, मोनूमेंट बिल्ड करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो कहीं भी वो कर देंगे, नहीं, वो काफ़ी समझदार थे, काफ़ी प्रैग्मेटिक थे। उन्होंने सिर्फ जो अनप्रोडक्टिव एरियाज होते हैं, जो बैरन लैंड्स होते हैं, जो फ्रूट हिल्स होते हैं, जो रॉकी एरियाज होते हैं, वहीं पे जो है वो ब्यूरियल्स का उन्होंने मतलब ब्यूरियल्स डेड वगैरह उन्होंने किए, मतलब जो मेगालिथ मॉन्यूमेंट उन्होंने बनाया, मेगालिथ मॉन्यूमेंट वहीं पे बनाया, और वो हैबिटेशन एरिया जो है वो भी उनके यहीं पे है, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं बसता। और जो एग्रीकल्चर जो एरिया था, जो अरेबल लैंड्स थे, जो सुपिक जो ज़मीन थी ना, जो फर्टाइल लैंड्स थे, वो उन्होंने सोलली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक और इंटेलिजेंट ये लोग थे। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि बेवकूफ़ थे, इतने बड़े पत्थर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, लेकिन काफ़ी प्रैग्मेटिक ये लोग थे, काफ़ी इंटेलिजेंट ये लोग थे। तो कुछ साइट जो है आपको रिवर्स के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि इरिगेशन पर्पज़ हो सकता है उनका रीज़न एक। कुछ ऐसे साइट्स है जो आपको मैसिव लेकिन एम्प्टी डोलेमेंट्स जो देखने को मिलेंगे फील्ड में। मतलब क्या, अभी देखो मैं समझा दूँ। अभी आपने देखा होगा कि फील्ड में जो है ना वो कुछ मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे हम एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, हम उन्हें बुजगावना बोलते हैं। मतलब महाराष्ट्र में उन्हें बुजगावना बोला जाता है। बुजगावना मतलब कि एक स्टैचू खड़ा कर दिया जाता है खेतों में, ताकि जो मतलब जो एनिमल्स है या फिर जो बर्ड्स होते हैं ना, उनको आप फील्ड से मतलब फील्ड को उनसे प्रोटेक्ट कर सको। तो उस तरीके का जो है ना ये डोलेमेंट्स जो है ये कुछ रहता था। डोलेमेंट्स मतलब कि एम्प्टी डोलेमेंट्स था, एक तरीके के बड़े बड़े पत्थर थे, वो ऐसे खेत में खड़े कर देते थे। तो इनका ये मानना था कि ये जो डोलेमेंट्स है ना ये फील्ड को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम एविल्स या फिर बर्ड्स एनिमल्स मतलब जिनसे भी हो। तो इसके एविडेंस आपको तमिलनाडु के एक साइड में उत्तरमेरू यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इन मतलब महाराष्ट्र में उसे बुजगावना बोला जाता है। पता नहीं आपके यहाँ पे उसे क्या बोला जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि अगर जो वेस्ट बंगाल से वो बताए वेस्ट बंगाल में उसे क्या कहा जाता है, मतलब जो यूपी से वो बताए कि यूपी में उसे क्या कहा जाता है, तो बता सकते हो आप। महाराष्ट्र में उसे बुजगावना कहा जाता है, ठीक है। राइस वॉज देयर मेन क्रॉप, और संगम लिटरेचर भी इसे एडमिट करता है, बिकॉज पैडी हस्क और पैडी ग्रेन जो काफ़ी ज़्यादा मिले आपको एक्सकर्शन के द्वारा, मतलब हिस्टोरियंस को, आपको मतलब हिस्टोरियन को। आर्कियोबॉटनिकल एविडेंस जो आपको बता रहे हैं कि रागी व्हीट वगैरह भी वो इस्तेमाल करते थे, मतलब ग्रो करते थे। आयरन ऑब्जेक्ट्स जो है वो कौन से इस्तेमाल करते थे, सिकल्स, सीजल्स और हो। तो इनके वजह से ही जो एग्रीकल्चर काफ़ी जो है वो डेवलप हुआ था, क्योंकि आयरन जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसको आप जिस जैसे चाहे वैसे मोड़ के आप कोई भी इम्प्लीमेंट बना सकते हो, और जो इम्प्लीमेंट होते हैं ना काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो इसीलिए आयरन ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहलका मचा दिया था दुनिया में जब आयरन की खोज हुई थी। ओके, तो आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम देखेंगे इसको प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हुई थी आयरन के आने के बाद, और इसीलिए उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े जो एम्पायर है वो खड़े हुए जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन, क्योंकि वेपन्स वगैरह भी आयरन से ही बनते थे ना। तो आयरन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सब्सिक्वेंट कल्चर्स में। अभी देख लेते हैं पास्चुरलिज्म के बारे में और हर्डिंग के बारे में। तो मेगालिथिक जो साइट्स है ना, यहाँ पर आपको एविडेंसेस मिलेंगे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के, जैसे कि फाउल्स हो गया, बफेलो, तो डॉग्स, शीप्स, कैटल्स। और जो कैटल्स है ना ये तो मतलब नियोलिथिक मेसोलिथिक फेज से इनको लोग जो है वो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, और ये हमें बताता है कि किस तरह से कैटल रीडिंग जो न्यूलिथिक फेज से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो एनालिसिस ऑफ अवेलेबल रिमेन्स इट इज इन्फर्ड दैट द कैटल वाज मेन डोमेस्टिक एनिमल ऑफ मेगालिथिक कल्चर। मतलब मेगालिथिक कल्चर के जो लोग थे ना वो कैटल को ज़्यादातर प्रीफर करते थे, और न्यूलिथिक फेज में भी यही चलता था। और आपको पिक्स एंड फॉल्स के भी एविडेंसेस मिलेंगे कि उनको भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। और पोल्ट्री फार्मिंग भी वहाँ पे स्मॉल स्केल पे चलती थी, कुछ साइट्स पे स्मॉल स्केल पे, ज़्यादातर नहीं लेकिन स्मॉल स्केल पे, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग जो है स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये तो हमने मतलब आज का जो लेक्चर था इसमें डिस्कस कर लिया है, जितना हमें डिस्कस मतलब करना था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा होगा हंटिंग, फिशिंग, फिर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, फिर हम टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स को भी डिस्कस कर लेंगे एक लेक्चर में, मतलब इसी लेक्चर में हो सकेगा। फिर सोसाइटी, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस बिलीफ, लीगेसी ऑफ मेगालिथिक कल्चर, जो नॉर्थ ईस्ट में मेगालिथिक कल्चर आपको आज भी देखने को मिलता है वो किस तरीके से, लिमिटेशंस ऑफ दिस कल्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला। ओके, सो होप आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक नंबर मतलब 4 है मेगालिथिक कल्चर, इसको और 2 से 3 पार्ट लगेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी लेंदी था, तो उसके लिए उसको 10 पार्ट में डिस्कस किया, ये 2 से 3 में हो जाएगा, और मतलब अराउंड 4 पार्ट मेगालिथिक कल्चर को पढ़ाएंगे। 2 हो चुके, 2 और आ सकते। तो ये लेक्चर 26 था, हमने मेगालिथिक कल्चर डिस्कस किया डिटेल में। कोई भी क्यूरीज है, कोई भी कमेंट मतलब आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछे, और मैं तो बोलता हूँ कि आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है,
कमेंट करने से ये होता है कि वीडियोज़ रिटेन होती है, मतलब वीडियोज़ जो है रिटेंशन रेट उसका बढ़ता है कमेंट लाइक से। तो ठीक है, बार बार बताने से मतलब इरिटेशन होता है आपको, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और 2 दिन लेक्चर नहीं आएंगे क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर मतलब आउटडोर मेरा थोड़ा मतलब अभी घूमने फिरने का प्लान है 2 दिन तक, बर्थडे वगैरह आ रहा है मेरा। ओके, सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा आएगा अराउंड 2-3 दिन बाद, मतलब मंडे या फिर ट्यूसडे को आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और